हेलो एवरीवन। हम पढ़ रहे हैं भारत के भूगोल को। भारत के भूगोल के अंतर्गत हम देख रहे हैं भारत एक सामान्य परिचय को। भारत एक सामान्य परिचय के अंतर्गत हमें किन किन बिंदुओं पर बात करना था उसे हमने पहले ही देख लिया है। अब तक हमने जान लिया है भारत के नामकरण को, भारत की अवस्थिति तथा विस्तार को, भारत के पड़ोसी देशों को, भारतीय उपमहाद्वीप के देशों को तथा दक्षिण एशिया के देशों को। ये हमने अपने पिछले वीडियो में कवर कर लिया है। आज हम उसके नीचे के जो बिंदु थे वहां से चर्चा करते हुए आगे बढ़ेंगे। तो उसमें जो हमारा प्रथम बिंदु आएगा वो आएगा कर्क रेखा पर स्थित भारतीय राज्य। तो आज हम कर्क रेखा पर स्थित भारतीय राज्यों और उसके नीचे के बिंदुओं पर बात करेंगे। कर्क रेखा पर स्थित भारतीय राज्य। साढ़े 23 अंश उत्तरी अक्षांश रेखा को कर्क रेखा कहते हैं। कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर के गुजरती है। ये राज्य हैं गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। कर्क रेखा पर स्थित राज्यों की राजधानियों में से राजस्थान की राजधानी जयपुर कर्क रेखा से सबसे दूरस्थ है तथा झारखंड की राजधानी रांची सबसे निकटतम है। राजस्थान, त्रिपुरा और मिजोरम की राजधानियां कर्क रेखा के उत्तर में है तथा अन्य प्रदेशों की राजधानियां कर्क रेखा के दक्षिण में है। मध्य प्रदेश में कर्क रेखा की लंबाई सर्वाधिक है तथा राजस्थान में सबसे कम है। देखिए हमारी पृथ्वी है। पृथ्वी के क्षैतिज दिशा में एक रेखा खींची जाती है जिसे हम कहते हैं जीरो अंश अक्षांश रेखा। जीरो अंश अक्षांश रेखा के उत्तर तरफ को हम कहते हैं उत्तरी गोलार्ध, दक्षिण की तरफ को कहते हैं हम दक्षिण गोलार्ध और उत्तर की तरफ जितने भी अक्षांश मिलते हैं उसे हम कहते हैं उत्तरी अक्षांश और दक्षिण की तरफ जितने भी अक्षांश मिलते हैं उसे हम कहते हैं दक्षिणी अक्षांश। उत्तर और दक्षिण की तरफ 90-90 अक्षांश होते हैं। तो जो साढ़े 23 अंश अक्षांश की रेखा उत्तर में है या उत्तरी गोलार्ध में है, इसी को हम कहते हैं कर्क रेखा। और इसी कर्क रेखा के बारे में हम पढ़ रहे हैं। आइए इसे हम मैप के माध्यम से और भी अच्छे तरीके से समझते हैं। देखिए ये जो रेखा है यही है कर्क रेखा।
और यह कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर के गुजर रही है। इसमें है गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। तो कर्क रेखा पर भारत के 8 राज्य स्थित हैं। इन 8 राज्यों में से जो राजस्थान की राजधानी है वह कर्क रेखा पर स्थित राज्यों की राजधानियों में से सबसे दूरस्थ है, तथा जो झारखंड की राजधानी है वह सबसे निकटतम है। राजस्थान, त्रिपुरा और मिजोरम की राजधानियां कर्क रेखा के उत्तर में है और अन्य प्रदेशों की राजधानियां कर्क रेखा के दक्षिण में है। मध्य प्रदेश में कर्क रेखा की लंबाई सर्वाधिक है, वहीं राजस्थान में सबसे कम है। इस फैक्ट को हमें याद रखना है। आइए अब हम आगे बढ़ते हैं। हम पढ़ रहे हैं कर्क रेखा पर स्थित भारतीय राज्यों को, तो आइए हम समझ लेते हैं कर्क रेखा क्या होती है। साढ़े 23 अंश उत्तरी अक्षांश रेखा को कर्क रेखा कहते हैं। कर्क रेखा उत्तरी गोलार्ध में सूर्य की लंबवत किरणों के लिए सीमा रेखा होती है। 21 जून को सूर्य की किरणें कर्क रेखा पर लंबवत पड़ती हैं। इस तारीख को उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन होता है तथा सबसे छोटी रात होती है। तो 21 जून को सूर्य की किरणें कर्क रेखा पर लंबवत पड़ती हैं और इस दिन उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन होता है तथा सबसे छोटी रात होती है। साढ़े 23 अंश दक्षिणी अक्षांश रेखा को मकर रेखा कहते हैं। मकर रेखा सूर्य की लंबवत किरणों के लिए दक्षिणी गोलार्ध में सीमा रेखा होती है। 22 दिसंबर को सूर्य की किरणें मकर रेखा पर लंबवत पड़ती हैं। इस तारीख को दक्षिणी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन होता है तथा सबसे छोटी रात होती है। उत्तरी गोलार्ध में इस समय ठंडक का मौसम होता है। कर्क तथा मकर रेखा के बीच के भूभाग को उष्णकटिबंधीय भूभाग कहते हैं। अत्यधिक तापमान, अत्यधिक वर्षा, सघन जंगल, अत्यधिक जैव विविधता उष्णकटिबंधीय भूभाग की विशेषता होती है। तो आइए हम इसे समझ लेते हैं। देखिए हमारा एक मैप है, इसे मैंने अपने हाथ से ही बनाया है। देखिए हमारी एक रेखा खींची गई है जो लाल रंग से है, ये वाली रेखा। इस रेखा को कहते हैं हम जीरो अंश अक्षांश रेखा। जीरो अंश अक्षांश रेखा से इस साइड को हम कहते हैं उत्तरी गोलार्ध और इस साइड को कहते हैं हम दक्षिणी गोलार्ध। और दोनों तरफ 90-90 अक्षांश रेखाएं होती हैं। इस प्रकार 90-90 180 और बीच वाली जो एक जीरो अंश देशांतर की रेखा है, इस प्रकार जो देशांतर रेखाओं की संख्या होती है वो होती है 181। परंतु जो हमारे ध्रुवीय क्षेत्र है अर्थात 90 अंश जो हमारा है, 90 अंश अक्षांश उत्तर में भी और दक्षिण में भी, वह एक बिंदु के रूप में है इस तरह से। इसीलिए उसे हम रेखा में पॉइंट नहीं करते हैं बल्कि बिंदु में
काउंट करते हैं, इसलिए जो अक्षांश रेखाओं की संख्या होती है वो होती है 179। तो उत्तरी गोलार्ध में जो 23.5 अंश की रेखा होती है उसी को कहते हैं हम कर्क रेखा, और दक्षिणी गोलार्ध में जो 23.5 अंश अक्षांश की रेखा होती है उसे हम कहते हैं मकर रेखा। 22 दिसंबर को सूर्य की किरणें मकर रेखा पर लंबवत पड़ती हैं और इस दिन दक्षिणी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन होता है तथा सबसे छोटी रात होती है, क्योंकि सूर्य की किरणें यहां पर पड़ रही हैं। तो इसीलिए 22 दिसंबर को दक्षिणी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन होता है तथा सबसे छोटी रात होती है, क्योंकि इसके बाद इन भूभागों में सूर्य की किरणें लंबवत नहीं पड़ती हैं, अर्थात सूर्य की लंबवत किरणों के लिए दक्षिणी गोलार्ध में मकर रेखा एक सीमा रेखा होती है। उसी प्रकार से 21 जून को कर्क रेखा पर सूर्य की किरणें लंबवत पड़ती हैं और इस दिन उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन होता है तथा सबसे छोटी रात होती है। कर्क रेखा उत्तरी गोलार्ध में सूर्य की लंबवत किरणों के लिए कर्क रेखा होती है, क्योंकि इसके बाद सूर्य की किरणें पृथ्वी पर तिरछी पड़ती हैं और कर्क तथा मकर रेखा के बीच के भूभाग को हम कहते हैं उष्णकटिबंधीय भूभाग। उष्णकटिबंधीय भूभाग की क्या विशेषता होती है? तो अत्यधिक वर्षा, अत्यधिक तापमान, सघन जंगल, अत्यधिक जैव विविधता का मिलना, खमस भरा मौसम होना, ये सभी उष्णकटिबंधीय भूभाग की विशेषता होती है। उष्णकटिबंधीय भूभाग में जो पेड़ पाए जाते हैं वो काफी बड़े होते हैं, लगभग 60 मीटर के आसपास, और इतने घने होते हैं कि कुछ पेड़ अपने अस्तित्व को बचाने के लिए पेड़ के ऊपर ही उग जाते हैं। जैसे आर्किड हो गया, वो पेड़ के ऊपर ही अपना बसेरा बना लेता है। तो जो भूमध्य रेखीय प्रदेशों में और कर्क और मकर रेखा के बीच में जो क्षेत्र है उसे हम कहते हैं उष्णकटिबंधीय भूभाग, और उष्णकटिबंधीय भूभाग की क्या विशेषता होती है उसे हमने जान लिया। इस मैप के माध्यम से, अर्थात इस डायग्राम के माध्यम से हम अन्य बिंदुओं को भी समझ सकते हैं, जैसे 66.5 अंश उत्तरी अक्षांश रेखा को हम कहते हैं आर्कटिक रेखा। वहीं दक्षिणी गोलार्ध में जो 66.5 अंश अक्षांश की रेखा होती है उसे हम कहते हैं अंटार्कटिक रेखा। बस हमें इतना ही याद रखना है, क्योंकि हम भारत के कौन से राज्य कर्क रेखा पर स्थित है ये पढ़ रहे हैं, तो हमें यहाँ पर पूरी तरह से इसे समझने की जरूरत नहीं है। बहरहाल अगर आप समझना चाहें तो आप समझ सकते हैं। हमने यहाँ पर सब दे दिया है। जब हम विश्व भूगोल के अंतर्गत कर्क रेखा और मकर रेखा को कवर करेंगे तब अन्य बिंदुओं को समझ लेंगे। चलिए हम आगे बढ़ते हैं।
कर्क रेखा को समझने के बाद अब हम समझेंगे भारत की मानक समय रेखा को, स्टैंडर्ड टाइमलाइन ऑफ इंडिया को। तो आइए हम भारत की मानक समय रेखा को समझते हैं। समय का निर्धारण देशांतर रेखाओं के आधार पर किया जाता है। देशों के आपसी समझ के आधार पर मानक समय रेखा का निर्धारण 7.5 अंश देशांतर रेखा के गुणनफल पर किया जाता है। 82.5 अंश पूर्वी देशांतर रेखा को भारत की मानक समय रेखा कहते हैं। यह रेखा भारत के 5 राज्यों से होकर के गुजरती है। ये राज्य हैं उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश। तो जो पृथ्वी पर इस तरह से खड़ी रेखाएं हैं, इस तरह से इन रेखाओं को हम कहते हैं देशांतर रेखा। इस रेखा को कहते हैं हम 0 अंश देशांतर रेखा, और इस तरफ को कहते हैं पूर्वी गोलार्ध और इस तरफ को कहते हैं हम दक्षिणी गोलार्ध। दोनों गोलार्धों में 180 अंश देशांतर रेखा, 180 अंश देशांतर रेखाएं होती हैं। और पूरब की तरफ को कहते हैं हम पूर्वी देशांतर रेखा और पश्चिम की तरफ को कहते हैं हम पश्चिमी देशांतर रेखा। तो जो 82.5 अंश देशांतर की रेखा है उसे ही हम भारत की मानक समय रेखा कहते हैं। अभी हम समझेंगे कि समय का निर्धारण देशांतर रेखाओं के आधार पर किस प्रकार से किया जाता है। बहरहाल हमें यह जानना है कि 5 राज्य हैं जिनसे होकर के भारत की मानक समय रेखा गुजरती है। साढ़े 82 अंश पूर्वी देशांतर रेखा उत्तर प्रदेश के प्रयागराज के नैनी या मिर्जापुर से होकर के गुजरती है। इन स्थानों का नाम इसलिए लिया जाता है क्योंकि 82.5 अंश पूर्वी देशांतर रेखा का जो समय है वह इन स्थानों का स्थानीय समय है। स्थानीय समय रेखा को ही मानक समय रेखा मान लिया जाता है। तो भारत के जो 5 प्रदेश हैं जिनसे होकर के भारत की मानक समय रेखा गुजरती है वो प्रदेश हैं उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश। देख रहे हैं आप, ये जो रेखा है यही है भारत की मानक समय रेखा और यह भारत के 5 राज्यों से होकर के गुजर रही है। कुछ देश अपनी सुविधा अनुसार एक से अधिक मानक समय रेखा मानते हैं, जैसे अविभाजित रूस में 11, कनाडा में 6, संयुक्त राज्य अमेरिका में 6 तथा चीन में 1 मानक समय रेखा है। वर्तमान में भारत की एक मानक समय रेखा है 82.5 अंश देशांतर रेखा, किंतु वर्तमान में पूर्वोत्तर राज्यों द्वारा एक नए मानक समय रेखा की मांग की जा रही है। ब्रिटिश काल के दौरान भारत में 3 मानक समय रेखा थी, जिसमें पहला था कलकत्ता मानक समय रेखा, फिर मुंबई मानक समय रेखा तथा चाय बागान मानक समय रेखा। असम के चाय बागानों में आज भी इस रेखा का पालन किया जाता है। तो हमें क्या याद रखना है कि कुछ देश जिनका देशांतरीय विस्तार ज्यादा होता है वो लोग एक से अधिक मानक समय रेखा मानते हैं। जैसे हमने कुछ देशों का उदाहरण लिया, अविभाजित रूस में 11, कनाडा में 6, संयुक्त राज्य अमेरिका में 6, चीन के पास 1 मानक समय रेखा है, किंतु भारत के पास एक ही मानक समय रेखा है
और वह है 82.5 अंश पूर्वी देशांतर रेखा, और यह भारत के 5 राज्यों से होकर के गुजरती है। ये राज्य हैं उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश। परंतु जो भारत के पूर्वोत्तर के लोग हैं, वो लोग एक अलग मानक समय रेखा की मांग कर रहे हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि 15 देशांतर पर 1-1 घंटे का अंतर होता है। चूंकि भारत का देशांतरीय विस्तार लगभग 30 अंश के बराबर है, इसलिए भारत के पूर्वी और पश्चिमी छोर के स्थानों में 2 घंटे का अंतर पाया जाता है। अर्थात अगर सूर्योदय भारत के सबसे पश्चिमी बिंदु गुजरात में सुबह के 6 बजे हो रहा है, तो अरुणाचल प्रदेश में सूर्योदय सुबह के 4 बजे ही हो जाता है, यानी 2 घंटे पहले हो जाता है, क्योंकि पृथ्वी पश्चिम से पूरब की तरफ घूम रही है और वह उदय पूरब दिशा में होती है। तो जो हमारा पूर्वी क्षेत्र है वो है अरुणाचल प्रदेश। तो अरुणाचल प्रदेश में इसीलिए सूर्योदय सुबह के लगभग 4 बजे ही हो जाता है। वहीं गुजरात में सूर्योदय सुबह के लगभग 6 साढ़े 6 बजे के आसपास होता है। चूंकि पृथ्वी 15 अंश देशांतर को कवर करने में 1 घंटे का समय लेती है, तो भारत का जो देशांतरीय विस्तार है वो लगभग 30 अंश देशांतर है। तो 30 अंश देशांतर को कवर करने में पृथ्वी 2 घंटे का समय ले लेती है, और यही कारण है कि भारत के पश्चिमी और पूर्वी जो आखिरी बिंदु हैं, उनके स्थानीय समय में 2 घंटे का अंतर है। अब काम पर जाने का जो समय है वो पूरे भारत में एक ही है, सुबह के 10 बजे सभी लोग अपने ऑफिस में काम करने के लिए जाते हैं। तो पूर्वोत्तर के लोगों को लिए के जो लोग हैं, इनसे उनके श्रम की हानि होती है, उनकी बिजली की ज्यादा खपत होती है, और इसीलिए पूर्वोत्तर के लोग एक अलग मानक समय रेखा की मांग कर रहे हैं। आइए हम इसे समझते हैं, ऐसा वो क्यों कह रहे हैं और उनकी मांग यह जायज है या नाजायज है। आइए समझते हैं। देखिए, जो पूर्वोत्तर के लोग हैं वो सुबह के 4 बजे जग जाते हैं और बैठे रहते हैं, क्योंकि उनके यहाँ पर जो काम पर जाने का समय है वो 10 बजे है। गुजरात में भी काम पर जाने का समय 10 बजे है। तो गुजरात के लोग तो 2 घंटा बाद उठ रहे हैं और पूर्वोत्तर के लोग 2 घंटा पहले उठ रहे हैं। परंतु जो 2 घंटा का लाभ पूर्वोत्तर को मिला है, वो पूर्वोत्तर के लोग उठा नहीं पाते हैं, क्योंकि काम पर जाने का समय एक ही है पूरे भारत में। इससे पूर्वोत्तर के लोगों के श्रम की हानि होती है। इसीलिए पूर्वोत्तर के लोग एक अलग मानक समय रेखा की मांग कर रहे हैं। क्योंकि पूर्वोत्तर में अगर सूर्योदय पहले हो रहा है तो सूर्यास्त भी बाद में होगा। इससे वो रात में भी काम करेंगे, इससे वहां पर लाइट वगैरह की जरूरत होगी, बिजली की इससे खपत होगी, हजारों यूनिट बिजली की खपत बेकार होगी। तो अगर हम पूर्वोत्तर के लिए एक अलग मानक समय रेखा को निर्धारित कर लेते हैं तो इन समस्याओं से हम बच जाएंगे। परंतु क्या एक अलग मानक समय रेखा को मान लेना ही पूर्वोत्तर राज्यों के इस समस्या का समाधान हो सकता है? तो इसका उत्तर है नहीं। इसका एक अन्य विकल्प भी है कि आप पूर्वोत्तर के राज्यों के लिए काम पर जाने का जो समय है वो 1 या 2 घंटा पहले कर दीजिए। इससे इस समस्या का समाधान हो सकता है। और ऐसा भी नहीं है कि हम मानक समय रेखा को ना माने, मानक समय रेखा को भी हम मान सकते हैं। और इसके पहले एक से अधिक मानक समय रेखा मानी भी गई हैं। ब्रिटिश काल में
भारत में 3 मानक समय रेखा थी, कलकत्ता मानक समय रेखा, बॉम्बे मानक समय रेखा और असम चाय बागान मानक समय रेखा। कलकत्ता और बॉम्बे मानक समय रेखा तो अब नहीं रहे, पर चाय बागान समय रेखा को आज भी असम के चाय बागानों में माना जाता है। भारत का देशांतरीय विस्तार लगभग 30 अंश है। 15 अंश देशांतर पर 1 घंटे का अंतर होता है। अतः भारत के पश्चिमी और पूर्वी छोर के बीच लगभग 2 घंटे का अंतर होता है। भारत की मानक समय रेखा अंतर्राष्ट्रीय मानक समय रेखा से 5 घंटा 30 मिनट आगे है। अभी हम आगे समझेंगे डायग्राम के माध्यम से कि ये कैसे है। चलिए आज हम एक नया ही कंसेप्ट सीख लेते हैं कि जो ये समय है इसका निर्धारण किस प्रकार से किया जाता है। तो समय का निर्धारण देशांतर रेखाओं के आधार पर किया जाता है। पृथ्वी पर कुल 360 अंश देशांतर रेखाएं होती हैं, जिसे पृथ्वी पश्चिम से पूरब की तरफ घूमते हुए लगभग 24 घंटे में पूरा करती है। इस प्रकार 1 घंटे में 15 अंश देशांतर रेखा को पूरा करती है तथा 4 मिनट में 1 अंश देशांतर रेखा को पूरा करती है। पृथ्वी को एक एक घंटे के 24 समय क्षेत्रों में बांटा गया है तथा प्रत्येक समय क्षेत्र 15 अंश देशांतर के बराबर होता है। 0 अंश, 0 अंश देशांतर रेखा को अंतर्राष्ट्रीय मानक समय रेखा कहते हैं। इस रेखा से पूर्व तथा पश्चिम की तरफ 180 अंश देशांतर रेखाएं होती हैं तथा यह 12-12 घंटे में विभाजित होती हैं। चूंकि सूर्योदय पूरब की तरफ होता है, अतः पूर्व का समय आगे का समय होता है तथा पश्चिम का समय पीछे का समय होता है। 0 अंश से 180 अंश पूर्व की ओर जाने पर 12 घंटे का समय लगता है। इसी प्रकार 0 अंश से 180 अंश पश्चिम की ओर जाने पर भी 12 घंटे का समय लगता है। इस प्रकार 180 अंश पश्चिमी और पूर्वी देशांतर के बीच लगभग 1 दिन और 1 रात का अंतर होता है। ये हमारी पृथ्वी है। ये जो खड़ी लाइनें हैं इसे ही हम कहते हैं देशांतर रेखा। ये जो 0 अंश देशांतर की रेखा है इसे हम कहते हैं अंतर्राष्ट्रीय मानक समय रेखा। और अंतर्राष्ट्रीय मानक समय रेखा से पूरब की तरफ 180 अंश देशांतर रेखाएं होती हैं, पश्चिम की तरफ भी 180 अंश देशांतर रेखाएं होती हैं और यह 12-12 घंटे के समय क्षेत्र में विभाजित होती हैं। क्योंकि पृथ्वी को 15 अंश देशांतर को कवर करने में 1 घंटे का समय लगता है, तो 180 को अगर हम 15 से डिवाइड करेंगे तो हमारा होगा 12। इस प्रकार 12 घंटे इस तरफ 12 घंटे इस तरफ पृथ्वी पर लगभग 24 घंटे 1 दिन और 1 रात मिलाकर के होते हैं। और जो देशांतर रेखाएं हैं 180 अंश पश्चिम और पूरब में, इनके बीच में 1 दिन और 1 रात का अंतर पाया जाता है। जीरो अंश देशांतर रेखा पर अगर दोपहर के
12 बजे का समय हो रहा हो तो अन्य स्थानों पर क्या समय होगा, इसे हम निम्न आरेख के माध्यम से समझ सकते हैं। आप देखिए, ये जो रेखा है इसको कहते हैं हम जीरो अंश देशांतर रेखा। जीरो अंश देशांतर रेखा को ही हम अंतर्राष्ट्रीय मानक समय रेखा कहते हैं, जो कि लंदन से होकर के गुजरती है। तो 15-15 अंश देशांतर रेखा पर एक एक घंटे का अंतर होता है, परंतु किसी देश की मानक समय रेखा को हम 7.5 अंश के गुणक पर ही मान सकते हैं, क्योंकि देशों ने आपसी समझ के आधार पर इसका डिसीजन लिया है। अर्थात मानक समय रेखा जो कि देशों की होती है उसे हम आधे घंटे घंटे के अंतराल पर ही मान सकते हैं। तो अगर जीरो अंश देशांतर रेखा पर 12 बज रहे हैं तो 15 अंश देशांतर रेखा पर दोपहर के 1 बज रहे होंगे, 30 पर 2, 45 पर 3, 60 पर 4, 75 पर 5 और 82.5 अंश पर 5.5। इसीलिए हम कहते हैं कि जो भारत की मानक समय रेखा है वो अंतर्राष्ट्रीय मानक समय रेखा से 5 घंटा 30 मिनट आगे है। क्योंकि अगर जीरो अंश देशांतर रेखा पर दोपहर के 12 बज रहे हैं तो उस समय 82.5 अंश पूर्वी देशांतर पर, जो कि लगभग भारत के बीचों बीच का देशांतरीय विस्तार है या देशांतरीय रेखा है, वो 5.5 घंटा आगे है। क्यों? क्योंकि सूर्योदय जो होता है वो पूर्व की तरफ होता है और हमारी जो पृथ्वी है वो पश्चिम से पूरब की तरफ घूमती है, और सूर्योदय जो कि पूर्व की तरफ होता है, और इसीलिए जीरो अंश देशांतर रेखा से जो पूर्व का समय होता है वो आगे का समय होता है, वहीं जो पश्चिम का समय होता है वो पीछे का समय होता है। और इसी प्रकार से इस साइड में समय की हानि होती है। अगर जीरो अंश देशांतर रेखा पर दोपहर के 12 बज रहे हैं तो 15 पर यहाँ 11 बज रहे होंगे, 30 पर 10 बज रहे होंगे, 45 पर 9, और इसी प्रकार से ये घटता जाता है। अंतर्राष्ट्रीय मानक समय रेखा के अनुसार ही प्रत्येक देश की भी एक मानक समय रेखा होती है, जो उस देश के लगभग मध्य से गुजरने वाली देशांतरीय रेखा होती है। प्रत्येक देश की मानक समय रेखा आधे घंटे अर्थात 7.5 अंश देशांतर रेखा के गुणक पर मानी जाती है। भारत की मानक समय रेखा 82.5 अंश देशांतर रेखा को माना गया है, जो लगभग भारत के मध्य से होकर के गुजरती है और आधे घंटे के गुणक पर भी है। किसी स्थान पर सूर्य जब लंबवत होता है तो उसे उस स्थान का स्थानीय समय कहते हैं। किसी स्थानीय समय को ही मानक समय मान लिया जाता है तथा वह किसी देश विशेष की मानक समय रेखा बन जाती है। जैसे भारत के नैनी नामक स्थान का जो स्थानीय समय है उसे ही भारत की मानक समय रेखा मान लिया गया है। तो किसी स्थान पर जब सूर्य लंबवत होता है तो उसे उस स्थान की स्थानीय समय रेखा कहते हैं। स्थानीय समय रेखा को ही मानक समय रेखा मान लिया जाता है किसी देश के द्वारा। तो स्थानीय समय पर जो भी स्थान पड़ते हैं तो उसे हम कह देते हैं कि फला देश की मानक समय रेखा फला स्थान से होकर के गुजर रही है। जैसे भारत का जो स्थान है नैनी या मिर्जापुर, इनका जो स्थानीय समय है
उसे ही हम कहते हैं कि भारत का जो मानक समय रेखा है इनसे होकर के ही गुजर रही है, क्योंकि जो भारत की मानक समय रेखा है वो नैनी या मिर्जापुर की स्थानीय समय रेखा भी थी, परंतु अब उसे देश की मानक समय रेखा मान लिया गया है। चलिए अब हम बात करते हैं भारत के तटीय राज्य तथा सामुद्रिक सीमा के बारे में। भारत के तटीय राज्य तथा सामुद्रिक सीमा। तो आइए पहले हम जान लेते हैं तट क्या होती है। झील, सागर, महासागर के बगल की भूमि को तट कहते हैं तथा इनके बीच की सीमा रेखा को तट रेखा कहते हैं। भारत के तट रेखा की लंबाई 7,516.60 किलोमीटर है, जो भारत के 9 राज्यों तथा 4 केंद्र शासित प्रदेशों के साथ सीमा साझा करती है। राज्य हैं गुजरात, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, केरल, ओडिशा, कर्नाटक, पश्चिम बंगाल और गोवा। केंद्र शासित प्रदेश हैं अंडमान निकोबार द्वीप समूह, लक्षद्वीप, पुडुचेरी और दमन एवं दीव। नौ राज्यों में गुजरात की तटरेखा की लंबाई सबसे अधिक है तथा गोवा की तटरेखा की जो लंबाई है वो सबसे कम है। इन 9 राज्यों का तट रेखा की लंबाई के अनुसार आरोही क्रम है। आरोही मतलब होता है बढ़ते से घटते का क्रम, बढ़ते से घटते का क्रम। तो सबसे ज्यादा है तटरेखा की लंबाई गुजरात का, और उसके बाद आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, केरल, ओडिशा, पश्चिम बंगाल। ओडिशा के बाद है कर्नाटक, कर्नाटक के बाद पश्चिम बंगाल और इसके बाद गोवा। तो हमें ये क्रम याद रखना है, क्योंकि अक्सर परीक्षाओं में इससे प्रश्न बनाए ही जाते हैं। 4 केंद्र शासित प्रदेशों की तटरेखा का आरोही क्रम है अंडमान निकोबार द्वीप समूह, लक्षद्वीप, पुडुचेरी, दमन एवं दीव। राज्य तथा केंद्र शासित प्रदेशों की तटरेखा की लंबाई का आरोही क्रम है, आरोही नहीं है, अवरोही है। इसे आप सही कर लीजिए, ये है अवरोही। जो अवरोही क्रम है वो है अंडमान निकोबार द्वीप समूह, गुजरात, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, केरल, ओडिशा, कर्नाटक, पश्चिम बंगाल, लक्षद्वीप, गोवा, पुदुचेरी, दमन एवं दीव। तो सबसे अधिक तटरेखा की लंबाई अंडमान और निकोबार द्वीप समूह का है। अगर हम राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की तटरेखा की लंबाई को एक साथ में रखें तो, और दमन एवं दीव की सबसे कम रहेगी अगर हम दोनों राज्यों को मिला देंगे। गुजरात के तट को कहते हैं हम सौराष्ट्र या काठियावाड़ तट। महाराष्ट्र तथा गोवा के तट को हम कहते हैं कोंकण तट। कर्नाटक के तट को हम कहते हैं कनारा तट। केरल के तट को हम कहते हैं मालाबार तट। तमिलनाडु के तट को कहते हैं हम कोरोमंडल तट। आंध्र प्रदेश के तट को हम कहते हैं उत्तरी सरकार तट। उड़ीसा के तट को कहते हैं उत्कल तट तथा पश्चिम बंगाल के तट को कहते हैं हम बैंगा तट।
ये तट है, ये तक नहीं है। भारत के 5 राज्य, गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटक, गोवा और केरल पश्चिम तटीय राज्य हैं तथा तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल पूर्वी तटीय राज्य हैं। आइए हम मैप के माध्यम से समझते हैं भारत के तटीय राज्यों को। देखिए गुजरात है, यह गुजरात है, ये महाराष्ट्र, ये कर्नाटक, ये केरल, ये तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल। तो ये 9 राज्य हैं। वहीं दीव दमन जो कि एक ही राज्य है, पुदुचेरी जो कि पुदुचेरी के 4 भाग हैं और यह 3 राज्यों में विभाजित है। पुदुचेरी का जो भाग केरल में है उसे हम कहते हैं माहे। पुदुचेरी का जो भाग तमिलनाडु में है, पहले भाग को हम कहते हैं कराईकल, दूसरे भाग को कहते हैं पुदुचेरी जो कि मुख्य पुदुचेरी है। और जो हमारा चौथा भाग है उसे हम कहते हैं यनम जो कि आंध्र प्रदेश में है। यहाँ पर हमारा अंडमान निकोबार द्वीप समूह है और यहाँ पर हमारा लक्षद्वीप द्वीप समूह है। तो 9 राज्य और 4 केंद्र शासित प्रदेश भारत के तटीय राज्य हैं। तो गुजरात का जो तट है उसे हम कहते हैं सौराष्ट्र या काठियावाड़ तट। कई स्थानों पर आपको पोरबंदर तट भी लिखा मिल सकता है। महाराष्ट्र से लेकर के गोवा तक का जो तट है उसे हम कहते हैं कोंकण तट। जो कर्नाटक का तट है उसे हम कहते हैं कनारा तट। केरल का जो तट है उसे हम कहते हैं मलाबार तट। जो तमिलनाडु का तट है उसे हम कहते हैं कोरोमंडल तट। आंध्र प्रदेश को तट को हम कहते हैं उत्तरी सरकार तट। उड़ीसा के तट को कहते हैं हम उत्कल तट। पश्चिम बंगाल के तट को कहते हैं हम बैंगा तट। तो हमें यह भी याद रखना है। तो इस साइड को कहते हैं हम पश्चिमी तटीय राज्य। पश्चिमी तटीय राज्य में कौन कौन से हैं? गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटक, गोवा और केरल। तो ये पश्चिमी तटीय राज्य हैं। वहीं तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल पूर्वी तटीय राज्य हैं। भारत के तटीय राज्यों को समझ लेने के बाद आइए हम समझते हैं भारत की समुद्रिक सीमा को। किसी देश का जितने किलोमीटर अंदर तक जलीय क्षेत्र पर अधिकार होता है वह उस देश की जलीय सीमा या समुद्रिक सीमा कहलाती है। सागरों और महासागरों पर देशों के अधिकार को एक अंतर्राष्ट्रीय समझौते संधि के माध्यम से निर्धारित किया जाता है। इस संधि का नाम है संयुक्त राष्ट्र समुद्री कानून, यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन द लॉ ऑफ द सी। एक कानून है, इसके माध्यम से सागरों और महासागरों पर देशों के अधिकार को निर्धारित किया जाता है। अनक्लोस एक अंतर्राष्ट्रीय समझौता है जो विश्व के सागरों और महासागरों पर देशों के अधिकार एवं जिम्मेदारियों का निर्धारण करता है तथा समुद्री साधनों के प्रयोग के लिए नियमों की स्थापना करता है। वर्ष 1982 में संयुक्त राष्ट्र ने इस कानून को अपनाया, लेकिन यह नवंबर 1994 में अस्तित्व में आया या प्रभाव में आया। भारत ने वर्ष 1995 में अनलॉस को अपनाया। इसके तहत समुद्री क्षेत्र को
निम्नलिखित क्षेत्रों में वर्गीकृत किया गया है। प्रादेशिक जल सीमा, इसका विस्तार 12 समुद्री मील तक होता है। यह क्षेत्र भारत का संप्रभुत्व क्षेत्र है तथा इस पर भारत को वह सभी अधिकार प्राप्त होते हैं जो उसे अपनी भूमि पर प्राप्त होते हैं। तो जो भी अधिकार भारत को अपने भूभाग पर प्राप्त है, वही अधिकार 12 समुद्री मील तक के जल पर भी भारत को है। जो दूसरा क्षेत्र है उसे कहते हैं हम संलग्न क्षेत्र। इसका विस्तार आधार रेखा से 24 समुद्री मील तक होता है। इस क्षेत्र में भारत जहाजों के प्रवेश को लेकर के नियमों की स्थापना कर सकता है, नियमों का उल्लंघन करने वाले जहाजों का पीछा कर सकता है तथा उन्हें पकड़ सकता है। इस क्षेत्र में सीमा शुल्क, स्वच्छता, आवागमन तथा राजकोषीय नियमों को लेकर के नियम बनाया जा सकता है तथा उल्लंघन पर दंड भी दिया जा सकता है। और यह भारत के लिए ही नहीं है, अन्य देश भी इसी प्रकार से अपनी सीमा का निर्धारण करते हैं। परंतु अगर कोई दो देश हैं और उनके बीच में इतना लंबा समुद्री विस्तार नहीं है, तो एक समझौते के माध्यम से तय कर लिया जाता है कि आपका जो अधिकार होगा इतनी भूमि पर होगा, इतने जलीय क्षेत्र पर होगा और आपका इतने जलीय क्षेत्र पर होगा। हालांकि कुछ देश नहीं मानते हैं और इसलिए उनके बीच विवाद उठते रहते हैं। इस संधि के तहत जो तीसरा क्षेत्र है वो है अनन्य आर्थिक क्षेत्र, एक्सक्लूसिव इकोनॉमिकल जोन, अनन्य आर्थिक क्षेत्र। यह क्षेत्र आधार रेखा से 200 समुद्री मील तक होता है या फैला हुआ है। यह वह क्षेत्र है जहां भारत को खनिज, तेल अन्वेषण और मत्स्य जैसे प्राकृतिक आर्थिक संसाधनों का अधिकार है। अन्य देशों के जहाज इस क्षेत्र से तब तक गुजर सकते हैं जब तक वह खतरा उत्पन्न नहीं करते हैं। तो हमें क्या याद रखना है कि भारत की जो तटीय सीमा है वह 3 क्षेत्रों में विभाजित है। पहले क्षेत्र को हम कहते हैं प्रादेशिक जल सीमा, जो कि 12 समुद्री मील तक होती है। और इस पर क्या क्या भारत को अधिकार है ये हमें याद रखना है, क्योंकि परीक्षाओं में अक्सर इससे प्रश्न बनाए जा सकते हैं। तो भारत की भूमि पर जो अधिकार भारत को प्राप्त है वही अधिकार 12 समुद्री मील तक भारत को जलीय क्षेत्र में भी प्राप्त है। दूसरा है हमारा संलग्न क्षेत्र। संलग्न क्षेत्र का विस्तार आधार रेखा से 24 समुद्री मील तक होता है। और इस पर क्या क्या भारत को अधिकार हैं, तो सीमा शुल्क, स्वच्छता, आवागमन तथा राजकोषीय नियम। ये जो है कोई देश या भारत इन जलीय क्षेत्रों में इन नियमों की स्थापना कर सकता है और इन नियमों का उल्लंघन करने पर दंड भी दिया जा सकता है। वहीं जो हमारा अनन्य आर्थिक क्षेत्र है, इसमें जो भी प्राकृतिक साधन है या प्राकृतिक संसाधन है उनका दोहन करने का देशों को अधिकार होता है। और 200 किलोमीटर के बाद खुला सागर होता है, वहां पर सभी देश अपनी गतिविधियों को संचालित कर सकते हैं। तो देखिए, ये जो टेढ़ी मेढ़ी रेखा होती है इसे हम कहते हैं आधार रेखा। और आधार रेखा के अंदर का जो जल होता है उसे हम कहते हैं आंतरिक जल। आधार रेखा से 12 समुद्री मील तक होता है हमारा प्रादेशिक जल सीमा, 24 समुद्री मील तक होता है हमारा संलग्न क्षेत्र और 200 समुद्री मील तक होता है हमारा अनन्य आर्थिक क्षेत्र। ये हमें याद रखना है। विविध में आइए हम देख लेते हैं भारतीय राज्यों के लोकेशन के बारे में। देखिए, हमारा जो सबसे गोवा, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, तेलंगाना, ओडिशा, छत्तीसगढ़, झारखंड, बिहार, पश्चिम बंगाल,
सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश जो कि सबसे ऊपर है, असम, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा और मेघालय। ये हमारा है गोवा, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, गुजरात, राजस्थान। यह हमारा हरियाणा है, और हरियाणा और उत्तर प्रदेश के से सटा हुआ मतलब हमारा है दिल्ली, ये छोटा सा, और पंजाब और हरियाणा के मध्य में है, बॉर्डर पर हमारा चंडीगढ़ है। इधर है हिमाचल प्रदेश, ये हमारा उत्तराखंड, यह जम्मू कश्मीर है। ये पुराना मैप है, तो आप यहां से देखिएगा, ये हमारा है जम्मू कश्मीर, और इस साइड को कहते हैं हम लद्दाख। ये जो क्षेत्र है इसको हम बोलते हैं पीओके, पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर, और ये जो हमारा भूभाग है इसको कहते हैं हम अक्साई चीन। पीओके पर पाकिस्तान का कब्जा है और अक्साई चीन पर चीन का कब्जा है। भारत के जो कुछ विवादित क्षेत्र हैं, आइए भी उसे एक बार हम समझ लेते हैं, क्योंकि अब इसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। तो भारत के विवादित क्षेत्रों को, भारतीय राज्यों के लोकेशन को अगर हम समझे रहेंगे तो चीजों को समझने में हमें आसानी होती है। देखिए, भारत का जो एक विवाद है तवांग को लेकर, तवांग अरुणाचल प्रदेश का एक भाग है, उसको लेकर के यहाँ पर है तवांग। तो तवांग को लेकर के चीन और भारत के बीच अक्सर झगड़े होते हैं। वहीं भूटान का एक क्षेत्र है डोकलाम, जिसको लेकर के भारत तथा चीन के मध्य विवाद होते रहते हैं, क्योंकि भूटान की सुरक्षा की जिम्मेदारी भारत के पास है। इसलिए जब भी चीन भूटान में अवैध रूप से प्रवेश करता है तो भारत उसकी सुरक्षा के लिए अपनी सेनाओं को खड़ा कर देता है। इसलिए डोकलाम का जो विवाद है वो भारत और चीन के बीच का विवाद बन जाता है, ना कि भूटान का। तो ये भारत के कुछ विवादित क्षेत्र हैं। यहाँ पर भी कुछ राज्य हैं, जैसे कि हम देख सकते हैं अंडमान निकोबार द्वीप समूह को, यहाँ पर हमारा है लक्षद्वीप, यह हमारा है दमन दीव, दादर और नागर हवेली, अब एक ही राज्य हो गए हैं। यहाँ पर हमारा पुदुचेरी है। अभी हमने जान भी लिया कि पुदुचेरी 3 राज्यों में फैला हुआ है और उसके 4 भाग हैं। जो भाग केरल में है उसे कहते हैं माहे, गुजरात में इसके 2 भाग हैं, एक है कराईकल और एक है पुदुचेरी, और आंध्र प्रदेश में इसका भाग है यनम। तो चलिए, भारत एक सामान्य परिचय को हम लोगों ने कवर कर लिया। अब हम भारत के भूगोल के अंतर्गत पढ़ेंगे भारत की भूगर्भिक संरचना को। तब तक के लिए आप लोग वीडियोज को देखते रहिए और हमारे चैनल स्टडी विद भीम को लोगों तक शेयर भी करिए। और अगर हमारे कंटेंट में कोई खराबी होती है या हमारे पढ़ाने में कोई खराबी हो तो आप लोग कमेंट के माध्यम से हमें अपने सुझाव आमंत्रित करें, हम उसमें सुधार अवश्य करेंगे। चलिए मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड लक।